भाजपा ने विष्णुदेव साय को सौंपी छत्तीसगढ़ की कमान। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर। राज्यपाल से भेंट कर सरकार बनाने का पेश किया दावा। साय बोले, मोदी की गारंटी के तहत होगा काम। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने की कवायद तेज। मध्य प्रदेश में सोमवार को होगी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त रकम की गिनती जारी। 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है आंकड़ा। भ्रष्टाचार पर जवाब देने के बजाय कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। भाजपा ने कहा, लौटानी पड़ेगी लूटी हुई पाई पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का करेंगे शुभारंभ। युवाओं को विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण में योगदान के लिए मंच प्रदान करना है उद्देश्य। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में भारत विश्व के लिए आदर्श। मानव अधिकारों का सम्मान हमारी सभ्यता के लोकाचार और संविधान में अंतर्निहित मानव अधिकार की रक्षा हमारे डीएनए का हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 15 नवजात शिशुओं की मौत पर भाजपा ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। सरकार स्थिति से निपटने में विफल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद से ही लगातार सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। आज भाजपा विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा हो गई। छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता के रूप में विष्णुदेव साय विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लंबे अनुभव के बाद राज्य की कमान सौंपने के बाद साय ने कहा है कि वो पीएम मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विश्वास की माला है जिसे भाजपा के विधायकों, कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को पहनाई है। भाजपा विधायक विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस घोषणा के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रायपुर में हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई। विधायक दल की बैठक में लिए गए इस फैसले में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में विष्णुदेव के अलावा रमन सिंह, रेणुका सिंह समेत कई अन्य नेताओं का नाम शामिल था। भाजपा को मिली प्रचंड बहुमत के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा इस बार राज्य में आदिवासी चेहरे को सीएम बना सकती है। कुल मिलाकर के मेरे मन में एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिसको प्रशासनिक और लेजिस्लेटिव दोनों अनुभव हो, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे चुने हुए सारे जनप्रतिनिधियों ने एक ऐसे नाम को हमारे बीच में रखा जो सर्वसम्मति से पास हुआ। विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर भाजपा विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साय छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्होंने कहा, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की हर संभव प्रयास करेंगे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और
मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी विष्णुदेव को नई जिम्मेदारी दिए जाने पर उन्हें बधाई दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 35 सीटें ही आई। एक सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी जीत हासिल की है। सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज है। इसे लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम तय किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु सोमवार को शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। शर्मा ने बताया कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में मिले नकदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भ्रष्टाचार की इस अवैध कमाई को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भाजपा सवाल खड़े कर रही है, तो कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर लगातार नकेल कसने की कोशिश कर रही हैं। कभी नोटबंदी का जमकर विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद धीरज साहू अब आयकर विभाग के निशाने पर हैं। पिछले कई दिनों की कार्रवाई में अब तक कई 100 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। अभी भी नोटों की गिनती का काम जारी है, जिसका आंकड़ा 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। रकम इतनी है कि इसको गिनने के क्रम में नोट गिनने की कई मशीनें खराब हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस है कि अब अपने नेता के करतूतों से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी के बावजूद कांग्रेस इसे धीरज साहू और उनके परिवार का निजी मामला बता रही है। ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। वहीं भाजपा मामले पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। भाजपा राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करारा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बंधु, जवाब तो देना ही पड़ेगा, तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी हैं। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। जहां पूरी जनता की आंख खुली हुई है, लोग नग्न आंखों से देख रहे हैं कि आज गिनती हो रही है, मशीन खराब हो जा रहा है, दूसरी मशीन आ रही है। ये दुनिया का पहला उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है। जो कांग्रेस आज उसके रक्षक बने हुए उनके सांसद ने, ये दुर्भाग्य है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपका मित्र, आपका क्लोज एसोसिएट, आपका भारत जोड़ो यात्रा का पूरा इंतजाम करने वाले 3 बार राज्यसभा का सदस्य धीरज साहू जी का इतना ब्लैक मनी इनकम टैक्स अधिकार रेड करके पकड़ा है, इस विषय पर आपका मुंह से क्यों बात नहीं निकल रहे? झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले अकूत खजाने को देखकर
पूरा देश चौंक गया है। आयकर विभाग ने धीरज साहू के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इसमें उड़ीसा के बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा में सबसे अधिक कैश मिला है। इसके अलावा संबलपुर, सुंदरगढ़, बोकारो, रांची, कोलकाता में भी छापेमारी की गई है, जहां से बड़ी मात्रा में रकम बरामद की गई है। अब नोटों का जो पहाड़ सामने आया है, ये धीरज साहू के उस दावे से बिल्कुल जुदा है जो उन्होंने चुनाव के समय अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धीरज साहू के ठिकाने से बरामद नकदी को लेकर अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया था। देशवासी इन नोटों को ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा कि मुझे आश्चर्य है, आज़ादी के बाद किसी सांसद के घर से इतनी मात्रा में नकदी बरामद नहीं हुई है। अमित शाह ने कहा कि करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, लेकिन पूरा इंडी गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं को विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण में योगदान के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थान प्रमुखों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवाओं के साथ संवाद भी होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। The Prime Minister is going to kick off a campaign to seek ideas from the youth for the vision of Viksit Bharat. It's very three simple questions. How do you see India as Viksit Bharat in 2047? 2. What should be done to reach that Viksit Bharat in 2047? And 3. What can you do to make India Viksit by 2047? प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि देश के युवाओं को सक्रियता से इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। विकसित भारत 2047 के मिशन में युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं और लक्ष्य निर्धारण में की जाए। यह मिशन युवाओं को अपने नए नए आइडिया रखने का मंच भी प्रदान करेगा, क्योंकि उनके योगदान से ही इस मिशन को सफल बनाया जा सकेगा। विकसित भारत 2047 मिशन के तहत आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तरक्की, पर्यावरण संरक्षण और संतुलन और गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्यों को हासिल करने पर चर्चा होगी। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।
मानवाधिकार दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पिछले एक दशक में सबसे ज़रूरतमंद तबके तक सरकारी योजनाओं की पहुंच ने लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज पारदर्शिता और सुशासन से करोड़ों लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानवाधिकारों के संरक्षण के मामले में भारत को दुनिया के लिए मिसाल बताया है। मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सबसे कमजोर तबके तक जरूरी सेवाएं पहुंचाना मानवाधिकारों के संरक्षण की सबसे उत्कृष्ट मिसाल है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार के सफाये से करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सका है। उपराष्ट्रपति ने इस बात से भी आगाह किया कि जन कल्याण की योजनाओं के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने के अपने खतरे होंगे। The politics of so-called freebies, for which we see mad race, distort expenditure priorities. Freebies, as per economic giants, undercut the basic framework of macroeconomic stability. There needs to be a healthy national debate how expensive this patronage is for the economy, life quality and social cohesion in the long run. इस मौके पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। प्राचीन भारत में कानून और न्याय धर्म का स्रोत रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आधुनिक तकनीक ने तमाम सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन इसको लेकर सजग रहने की भी उतनी ही जरूरत है। New digital technologies have transformed the way people live, also help drive progress for all the sustainable development goals. The internet is useful but has a dark side, infringing on privacy through the spread of hate speech, misinformation, undermining democratic process, increasing online violence against women and children. When improperly or maliciously used, it can fuel divisions within and between communities to undermine human rights. 10 दिसंबर 1948 में इस दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संस्मरण के तौर पर दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। पिछले 30 वर्षों में आयोग ने 22,48,000 से अधिक मामले दर्ज किए और 22,41,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया। इसके साथ ही आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में 230 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की सिफारिश भी कर चुका है। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 15 बच्चों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर रूप से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर लापरवाही को लेकर विवादों में घिरी हुई है। राज्य के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 15 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मृत बच्चों में अधिकतर नवजात शिशु थे। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बताया कि बच्चे पहले से ही कमजोर थे और सब डिविजनल अस्पतालों से यहां लाए गए थे, इससे उनको बचाया नहीं जा सका। उधर बच्चों की इस तरह मौतों से अस्पताल प्रशासन पर गंभीर रूप से लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। इस बीच नवजात शिशुओं की मौत के मामले में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को फेल्योर बताते हुए ममता सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले के विरोध में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध में उतरे और उन्होंने इस मामले में ममता बनर्जी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। सत्ता में आने के बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बताए थे कि हर ब्लॉक में उन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। किसी भी जिले से कलकत्ता में किसी को आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आज स्थिति ऐसा बन गया कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में इतना शिशु का मृत्यु हो रहा है और उसी समय इस राज्य के मुख्यमंत्री अभी उत्तर बंगाल में जाकर चाय की पत्ती कैसे उठाते हैं उसका शिक्षण ले रहे हैं। तो ऐसा स्थिति है पश्चिम बंगाल में, इट्स टोटली कोलैप्स।
बहरहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज की ओर से जाने माने डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है जो इस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत से बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से विवादों में आ गई है। भले ही अस्पताल प्रशासन नवजातों की मौत पर कई दावे कर रहा हो, लेकिन आधुनिक समय में स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों की कमी बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट। भारत के पहनावे की विविधता को दुनिया तक अनोखे अंदाज में पहुंचाने के प्रयास के रूप में मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। इससे पहले ऐसा ही कार्यक्रम सूरत में भी हो चुका है। आज के कार्यक्रम में हजारों महिलाएं साड़ी पहनकर सड़कों पर वॉक करती नजर आई। देश की मायानगरी मुंबई में रविवार को साड़ी पहने हजारों महिलाएं सड़कों पर इकट्ठा हुई। मौका था वन भारत साड़ी वॉकथॉन का, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और लोकसभा सांसद पूनम महाजन भी मौजूद रहीं। प्रमुख पेशेवरों, बॉलीवुड और टेलीविजन हस्तियों, खेल हस्तियों, व्यवसायी महिलाओं, डिजाइनरों, प्रभावशाली लोगों, गृहिणियों, संगीत उद्योग की महिलाओं और कई अन्य 5000 से अधिक महिलाओं ने अपने विशिष्ट पारंपरिक पोशाक में तैयार होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज का वॉकथॉन विभिन्न प्रकार की साड़ियों में भारत की अद्भुत विरासत को दर्शाता है। ये हमारे देश की उज्जवल परंपरा, विरासत और संस्कृति को दर्शाता है। भारत की जो एक अद्भुत विरासत है, अलग अलग प्रकार के साड़ियों में देश भर के भारत की विशेषताओं को आज इस मैराथन में, इस वॉकथॉन में देखने को मिलता है। इस वॉकथॉन का हिस्सा बनने वाली मशहूर हस्तियों में सोनाली बेंद्रे और रूपाली गांगुली भी शामिल थी। इस साड़ी वॉकथॉन की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री गोयल ने जस्ट लाइक अ वाव ट्रेंड को भी फॉलो किया। वहीं सोनाली बेंद्रे ने कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि साड़ी हमारे देश की पारंपरिक पहचान है और यह कार्यक्रम दुनिया को भारत से परिचित कराएगा। आई थिंक इतनी सब औरतों को ब्यूटीफुल साड़ीज में देख के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट्स अ फैबुलस इनिशिएटिव। मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि आपको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है। सो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर विमेन। सूरत के बाद मुंबई में आयोजित वन भारत साड़ी वॉकथॉन का उद्देश्य भारत को विविधता में एकता वाले देश के रूप में प्रदर्शित करना और देश भर से महिलाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करके भारत की हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना है। इससे दुनिया महिलाओं के साड़ी पहनने के स्टाइल और कला को जान सकेगी। साथ ही इससे हमारी पारंपरिक कपड़े की पोशाक और वोकल फॉर लोकल के विचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इसमें शिक्षा, सेहत, आवास, रोजगार के अवसर, कौशल विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। अपने जीवन में आए बदलाव के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। जैसे आयुष्मान कार्ड है, हमारा स्वास्थ्य संबंधी जो भी है, अभी वो सिर्फ महिला पुरुष के लिए था, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार ने आयुष्मान के तहत ट्रांसजेंडर समाज को भी जो है उसमें एड किया है कि उनका जो भी SRS होता है या जो भी वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके थ्रू शायद वो आयुष्मान के माध्यम से उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। धीरे धीरे अब योजनाओं का मेरे ख्याल से
एक लागू करने के साथ साथ घोषणा हो रही है, तो वो धीरे धीरे हम लोगों के बीच में आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए बोला है, हम किन्नर समाज के लिए बहुत प्रशंसा हुई इस बात को सुन के कि अब थर्ड जेंडर भी लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट उन्हें लोन देगी, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश करके देख ली थी, किसी भी बैंक ने हमें कोई लोन नहीं दिया। पूरा ITR फिल करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जो इस देश के नागरिक करते हैं वो सब करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ट्रांसजेंडरों के लिए जो असम रेलवे स्टेशन पर उनके लिए जो स्टॉल खोलने के लिए बात बोली है, उससे हमारे दिल में बहुत प्रशंसा है, हम बहुत खुशी हैं। जितनी पिछली सरकारें आई हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा किन्नर समाज के लिए, और ना ही कुछ करा। और ये मोदी जी की सरकार ने हमारे लोगों को फ्लैट भी मिले हैं और बहुत कामयाबी मिल रही है हर तरफ से, और लोन का भी हुआ है, और जो सुविधाएं हो रही हैं हर चीज़ के लिए, हम इसके लिए बहुत मोदी जी के आभारी हैं। मोदी सरकार ने जो कहा है किन्नरों के लिए, उनके लोन्स वगैरह के लिए, किसी प्रावधान के लिए लोन मिलेगा किन्नरों को, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम क्या कहते हैं, ये जो बस और ट्रेनों में जो उगाही करते हैं, ठीक है, अगर इनको रोजगार दिया जाए, इनको, ये तो ट्रांसजेंडर हैं, हम थर्ड जेंडर हैं, अगर इनको रोजगार दिया जाए, ऐसे स्टेशनों पे इनकी दुकानें खोल दी जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। सरकार जो भी काम कर रही है, किन्नरों के लिए जितनी भी सुविधाएं अवेलेबल की है, बहुत अच्छी सुविधाएं अवेलेबल की है, इससे सारे किन्नर भी संतुष्ट हैं। और मैं अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई कि जो किन्नरों के बारे में कुछ सुविधाएं सोच सके और किन्नरों की सुरक्षा के लिए और सुविधाएं दे सके। हमारे किन्नरों के लिए शौचालय बन रहा है, हमारे किन्नरों के लिए स्पेशल सेल बन रहा है पुलिस में थाने में भी, और अस्पताल में भी एक किन्नरों के लिए वार्ड बन रहा है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारे सरकार है बीजेपी सरकार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे बारे में इसके पहले सोचा नहीं था, आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मुफ्त राशन है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, और ये स्वास्थ्य में जो आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीज़ किन्नरों को भी लाभ मिल रही है। और ये सोच है कि सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है, उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। किन्नर समाज भी इसी समाज का एक हिस्सा है और हम कोई अलग नहीं है। हम लोग भी सरकार बनाने में हमारा भी योगदान रहता है, हम लोग भी वोट डालते हैं और हर टैक्स हम लोग पे करते हैं, तो हम लोग भी इसी समाज के अंग है। तो ऐसे में इस सरकार बहुत संवेदनशील है किन्नर समाज को लेके। डरबन में लगातार बारिश के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों के बीच अब दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को गकेबेरहा में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच 14 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में है। गौरतलब है कि T20 सीरीज में भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मकर्रम के हाथों में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।